हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्न एक्सिस और मैं हूं आपका टीचर उमैर। आज की क्लास में हम देखेंगे कि ग्राफ एडिटर में मॉडिफायर्स को कैसे यूज़ करते हैं। जिस तरह ब्लेंडर में मॉडलिंग को आसान बनाने के लिए कुछ मॉडिफायर्स दिए गए हैं, उसी तरह हमारे पास ग्राफ एडिटर में एनिमेशन को आसान बनाने के लिए और फास्ट बनाने के लिए कुछ मॉडिफायर्स दिए गए हैं। इन मॉडिफायर्स को कैसे यूज़ करते हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये सब सीखेंगे हम आज की क्लास में। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। आपको मॉडिफायर्स को समझाने के लिए मैंने एक बेसिक सा मॉडल बना के रखा है। आइए सबसे पहले उसको हम लोड कर लेते हैं। तो ये बेसिक सा मॉडल बना के रखा है मैंने, जिसमें मैंने बेसमेंट में एक क्यूब यूज़ किया है और इसके ऊपर एक सिलेंडर यूज़ किया है और उसके ऊपर मैंने एक प्लेन यूज़ करके एक पंखा सा बनाया है, प्रोपेलर टाइप। और फिर उसके ऊपर मैंने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ये मैंने यूवी स्फीयर ऐड करके इसको थोड़ा सा एडिट किया हुआ है। ठीक है, तो इसको पहले एनिमेट करेंगे, बेसिक एनिमेशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो बेसिक एनिमेशन सीखने के बाद उसे किसी भी एडवांस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मैं बेसिक मॉडल यहाँ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ख्याल है कि आपको बेसिक चीज़ों के ऊपर ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा मॉडल खुद बनाया है। आप चाहें तो बेसिक सीखने के बाद उसको किसी भी एडवांस ऑब्जेक्ट के ऊपर या मॉडल के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। तो आइए पहले इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करते हैं। मैं सबसे पहले 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आऊँगा और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये ऑब्जेक्ट जो है या मॉडल जो है ये पहले फॉरवर्ड जाए, यानी आगे की लेफ्ट साइड पे जाए, फिर वापस अपनी जगह पे आए, फिर राइट साइड पे जाए, फिर वापस अपनी जगह पे आ जाए। ठीक है, और ये सारी एनिमेशन होगी एक्स एक्सिस में। तो मैं फ्रेम नंबर 1 पे आऊँगा और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एक्स एक्सिस की लोकेशन यहाँ पे लॉक कर दूंगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि 2 सेकंड के बाद, यानी कि 48 फ्रेम के ऊपर ये -4 मीटर लेफ्ट चला जाए और यहाँ पे मैं की फ्रेम ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पे मैंने 48 फ्रेम्स इसलिए लिया है क्योंकि मेरा जो FPS है वो 24 फ्रेम्स का है। राइट, FPS क्या होता है मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी ये एनिमेशन जो है वो 2 सेकंड की बने, यानी इस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट जो है 0 से लेके -4 मीटर तक 2 सेकंड्स में कंप्लीट हो जाए। राइट, अब मैं चाहता हूँ कि ये दोबारा 2 सेकंड के बाद, यानी +48 सेकंड्स के बाद दोबारा अपनी डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे आ जाए। तो मैं यहाँ पे फिर एक की फ्रेम ऐड कर दूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि दोबारा ये 2 सेकंड्स के बाद, यानी +48 सेकंड्स के बाद ये राइट साइड पे जाए, यानी कि 4 मीटर राइट साइड पे चला जाए और यहाँ पे मैं एक की फ्रेम ऐड कर दूँगा। और फिर मैं दोबारा चाहूँगा कि ये +48 सेकंड्स के बाद, 48 सेकंड्स कह रहा हूँ, 48 फ्रेम्स के बाद ये दोबारा आ जाए अपनी डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे जो कि है 0। और अब हमारी एनिमेशन बन गई कुछ इस तरह की। राइट, अब ये एनिमेशन बहुत ही स्मूथ है। उसकी वजह ये है कि इसके ऊपर लगा हुआ है बेजियर कर्व डिफ़ॉल्ट। ठीक है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ग्राफ एडिटर हम लोड कर लेते हैं, अपना वर्क स्पेस स्प्लिट करेंगे, एडिटर टाइप में जाएंगे और यहाँ से ग्राफ एडिटर चूज़ कर लेंगे। राइट, तो आप देखें यहाँ पे बेजियर कर्व अप्लाई हुआ है, इसलिए हमारी एनिमेशन स्मूथ है। अगर मैं इसको लीनियर करना चाहूँ तो मैं सिंपल T प्रेस करूँगा और यहाँ से इसको लीनियर सेलेक्ट कर लूँगा। राइट, अब हमारी एनिमेशन जो है वो हो गई है लीनियर। अब मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट मूव होते वक्त इसका जो ऊपर वाला ये प्रोपेलर है या पंखा है, ये 360 एंगल में रोटेट होता रहे Z एक्सिस में। राइट, तो उसके लिए हम प्रोपेलर के ऊपर 360 एंगल पर Z एक्सिस में एनिमेशन अप्लाई करेंगे, जिसके लिए हम पहले इस प्रोपेलर को सिलेक्ट करेंगे, फ्रेम 1 पे चले जाएंगे, रोटेशन में आके Z एक्सिस को मैं यहाँ पे लॉक कर दूंगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये फ्रेम नंबर 6 पे जाके 360 एंगल में रोटेट हो जाए। ठीक है, और यहाँ से मैं फ्रेम अप्लाई कर देता हूँ, तो ये हमारी एनिमेशन इस तरह की बन गई। ठीक है, ये देखें इस तरह की बन गई।
लेकिन अब मसला क्या है कि आप देखें कि हमारी जो प्रोपेलर की एनिमेशन है या पंखे की एनिमेशन है वो तो 6 फ्रेम्स के बाद ख़त्म हो जाती है, राइट। लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट मूव होता है कहाँ तक, 192 फ्रेम के ऊपर जाके, राइट। अब अगर ये एनिमेशन छोटी सी हो 200 फ्रेम्स की, 100 फ्रेम्स की, तब तो मैं इस प्रोपेलर की 360 एंगल रोटेट होने वाली एनिमेशन इजीली यहाँ से कॉपी पेस्ट करके अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी एनिमेशन 1000 फ्रेम की हो या 2000 फ्रेम की हो तब हम क्या करेंगे, तब तो हमारा काफ़ी सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा सिर्फ की फ्रेम्स को कॉपी पेस्ट करने में और उसकी सेटिंग्स करने में, राइट। तो इस काम को करने के लिए या इस एनिमेशन को बार बार रिपीट करने के लिए हमारे पास ग्राफ एडिटर में एक मॉडिफायर है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि हमारा जो प्रोपेलर है या पंखा है, जो भी आप इसको कहें, आपने इसको सिलेक्ट करना है, ग्राफ एडिटर में आ जाना है और यहाँ से आपने आना है इसकी समरी में और यहाँ से आपने इसकी Z एक्सिस की लोकेशन पे क्लिक कर देना है, ठीक है, या सिलेक्ट कर लेना है इसको। अब आपने क्या करना है कि अपने मॉडिफायर के पैनल को ओपन करने के लिए कीबोर्ड से N प्रेस करना है, राइट। N प्रेस करते ही आपके पास कुछ इस तरह का पैनल आ जाएगा ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पे आपको साइड पे F कर्व लिखा दिखा रहा है जिसके अंदर वो तमाम सेटिंग्स हैं जो हमने यहाँ पे की हुई हैं। इसके नीचे आपको नज़र आ रहा है मॉडिफायर्स। इस मॉडिफायर के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐड मॉडिफायर का ऑप्शन मिलेगा। इस ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 6-7 मॉडिफायर्स मिलेंगे। इनमें से कुछ मॉडिफायर्स ऐसे हैं जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मल और बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ मॉडिफायर्स ऐसे हैं लाइक इनवेलप वगैरह जो कि हम बहुत कम या बिल्कुल यूज़ ही नहीं करते। इनवेलप जो है वो ग्रीस पेंसिल वगैरह के लिए है, लेकिन अभी जो हम मॉडिफायर यूज़ करने वाले हैं वो है साइकिल्स, ठीक है। साइकिल्स मॉडिफायर हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने किसी एक एक्शन को कंटिन्यूसली बार बार रिपीट करना हो, ठीक है। जितने भी हमारे एनिमेशन में फ्रेम्स होंगे लाइक 1000, 2000 या जितने भी हों, कि उस एनिमेशन को रिपीट कंटिन्यूसली करता रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं इस साइकिल के ऊपर क्लिक करूँ तो आप देखिए आपको यहाँ पे कुछ ऐड हुआ नज़र आ रहा है। तो नॉर्मलाइज पे क्लिक करने के बाद हमें हमारा ग्राफ जो है वो नॉर्मल व्यू में नज़र आ रहा है और हमारा ग्राफ है कुछ इस टाइप का। अगर मैं फ्रेम 1 पे आ जाऊं और अब इसको प्ले करूं तो अब आप देखिए कि एनिमेशन कैसे प्ले हो रही है। पहले जो हमारा पंखा था वो 6 फ्रेम्स के बाद रुक जाता था, लेकिन अब वो कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है, ठीक है। और आप देखें कि हमारे ऑब्जेक्ट की एनिमेशन कंप्लीट हो जाती है लेकिन उसके बाद भी ये कंटिन्यूसली रोटेट होता रहता है, राइट। तो साइकिल मॉडिफायर यही काम करता है कि हमारी किसी भी एनिमेशन को ये कंटिन्यूसली रिपीट करता रहता है। इसके नीचे काउंट वगैरह का ऑप्शन है, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप काउंट इंक्रीज और डिक्रीज करके मज़ीद इसके अंदर वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और इसके नीचे ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट फ्रेम रेंज का। अब हमारी जो ये ऑब्जेक्ट वाली एनिमेशन है ये थी 192 फ्रेम्स तक, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो अपने इस प्रोपेलर की एनिमेशन को या इस साइकिल्स के मॉडिफायर की एनिमेशन को 192 फ्रेम तक भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ। उसके लिए मैं इस रिस्ट्रिक्ट फ्रेम पर क्लिक करूँगा और स्टार्ट में हम ले लेंगे फ्रेम 1। फ्रेम 1 से हमारी एनिमेशन स्टार्ट हो और फ्रेम नंबर 192 तक ये रहे, ठीक है। तो अब आप देखें कि जहाँ पे आके हमारी एनिमेशन जो है ऑब्जेक्ट की फ्रेम 1 से लेके फ्रेम 192 तक है, वहीं पे आके हमारा प्रोपेलर भी घूमना स्टॉप हो जाएगा, राइट। ये ऑब्जेक्ट वापस आया, यहाँ पे आके हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो जाती है और हमारा प्रोपेलर भी रुक जाएगा। तो आप यहाँ इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे एक और ऑप्शन है ब्लेंड इन और आउट, ये हम समझेंगे अपने दूसरे मॉडिफायर के अंदर। इसमें आपको ये अभी वाज़े तौर पे समझ नहीं आएगा, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस में मूव होने के साथ साथ वाई एक्सिस में वाइब्रेशन भी करे या शेकी सा थोड़ा इफेक्ट इसके अंदर ऐड हो जाए। तो उसके लिए भी हमारे पास एक बिल्ट इन मॉडिफायर है जिसको कहते हैं नॉइस मॉडिफायर। अब देखते हैं कि नॉइस मॉडिफायर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा और हमारे पास याद रखें कि जिस एक्सिस में हमने अपने मॉडिफायर को अप्लाई करना है वो एक्सिस हमारे पास यहाँ पे ऐड होना चाहिए, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस तो मौजूद है लेकिन हमने मॉडिफायर अप्लाई करना है वाई एक्सिस पे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाई एक्सिस को ऐड करना पड़ेगा। फ्रेम 1 पे चले जाएँ एनिमेशन के
और सिंपल आप आके इस y एक्सिस पे सिर्फ क्लिक कर दें। ठीक है, आपने एनिमेशन को ऐड नहीं करनी, जस्ट y एक्सिस के ऊपर आके एक की फ्रेम ऐड कर देना है। ठीक है, y एक्सिस पे आने के बाद आप यहाँ से y एक्सिस को सिलेक्ट करेंगे और ऐड मॉडिफायर में आने के बाद यहाँ से नॉइस पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखें यहाँ पे आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा। और अब अगर मैं अपनी एनिमेशन को प्ले करूं तो अब आप देखें कि क्या हुआ, मेरे ऑब्जेक्ट में एक वाइब्रेशन या शेकी इफेक्ट ऐड हो गया y एक्सिस में, राइट। अब आप देखें कि इस तरह से मूव हो रहा है, वाइब्रेशन इसमें आ गई है। और ये आप किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी ऐसी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं जहां आपने, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर किसी गाड़ी के अंदर कैमरा लगा होता है और गाड़ी चल रही होती तो कैमरा बड़ा शेकी सा वाइब्रेट हो रहा होता है और बड़ी शेकी सी रिकॉर्डिंग आ रही होती है। अगर उस टाइप का आपने कोई इफेक्ट बनाना है तो आप अपने कैमरे के ऊपर इस नॉइस मॉडिफायर को अप्लाई कर सकते हैं, या अर्थक्वेक टाइप की अपनी एनिमेशन कोई दिखानी है वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपने जिसके अंदर वाइब्रेशन या शेकी इफेक्ट ऐड करना हो वहाँ पे आप नॉइस मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसकी सेटिंग्स को यहाँ से रिप्लेस से चेंज करके ऐड सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे मज़ीद वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। ये आप ख़ुद एक्सप्लोर कीजिएगा। इसके नीचे है स्केल, इसका आप स्केल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे जो प्रीव्यू नज़र आ रहा है यहाँ आपको देख के वाज़ेह फ़र्क पता चलेगा कि इससे क्या वेरिएशन क्रिएट हो रही है इसके अंदर। आप चाहें तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये देखें, राइट। इसी तरह ये ऑफसेट है, ये ऑफसेट करने के लिए है, फेस है, इन सब को आप खुद अप्लाई करके जब इसमें वेरिएशन क्रिएट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि इनसे क्या फ़र्क पड़ता है। ये डेप्थ के लिए है। इसी तरह इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन मोड है, वही रिस्ट्रिक्शन मोड जो अभी हमने अपने पिछले मॉडिफायर में पढ़ा था की फ्रेम्स की एनिमेशन को लिमिटेड करने के लिए, राइट। इसके अंदर तीसरा है जो है वो जनरेटर है। जनरेटर जो है बहुत ही सिंपल सा है, ये जस्ट आपकी ऑब्जेक्ट को किसी एक खास एंगल के अंदर या एक्सिस के अंदर कंटिन्यूसली मूव करने के लिए। ठीक है, ये हम इतना यूज़ नहीं करते। बहरहाल मैं आपको दिखा देता हूँ इसे अप्लाई करके। पहले हम इसकी एनिमेशन को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, प्रोपेलर वाली भी डिलीट कर देते हैं। फ्रेम 1 पे मैं जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं x एक्सिस और y एक्सिस को दोबारा से 0 ताकि ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे आ जाए। और मैं यहाँ से एक y एक्सिस ऐड कर दूंगा। ठीक है, सॉरी मैंने ऑब्जेक्ट अपना सेलेक्ट नहीं किया। यहाँ पे हमारे पास आ गया ये y एक्सिस और ऐड मॉडिफायर में जाके मैं जनरेटर पे क्लिक कर दूंगा, राइट। ये अभी हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ये जूम इन हुआ है बहुत। जूम आउट करने के लिए मैं कंट्रोल की होल्ड करके रखूंगा, माउस की मिडल की होल्ड करके रखूंगा और वर्टिकली माउस को ड्रैग करूंगा तो हमारे पास इसकी कंप्लीट एनिमेशन आ जाएगी, राइट, या कंप्लीट ग्राफ का व्यू आ जाएगा। अब आप देखें कि हमारा y एक्सिस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है जिससे कि हमारे ऑब्जेक्ट में एक मूवमेंट क्रिएट होगी इस तरह। ठीक है, लेकिन आप नोट करें कि हमारा CTI बहुत कम फ्रेम्स के ऊपर आगे मूव हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट बहुत स्पीड में जा रहा है। तो आप इसकी स्पीड को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो x1 वाली वैल्यू है आप इसको कम करके इसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल करता क्या है कि किसी एक सिमत के अंदर आपके ऑब्जेक्ट को मूव करना शुरू कर देता है। आपकी फ्रेम की एंड रेंज जितनी भी होगी, चाहे ये 250 हो या 2000 हो या 5000 हो, ये कंटिन्यूसली आपका ऑब्जेक्ट चलता जाएगा। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए इसे 50 फ्रेम पे ले जाता हूँ या इसको कर लेते हैं 100 फ्रेम्स और आप देखें कि ये 100 फ्रेम्स तक कंटिन्यूसली इसी तरह चलता रहेगा, राइट। 100 फ्रेम्स के बाद ये वापस अपनी जगह पे आ जाता है। इसी तरह अगर ये 1000 फ्रेम्स होंगे तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा और स्टॉप नहीं होगा। तो ये सिंपल सा मॉडिफायर है, इसको हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं।
इसी तरह एक और मॉडिफायर है यहाँ पे इन्वेलप, ये ग्रीस पेंसिल के लिए है, ये भी हम यूज़ नहीं करते। इसके बाद ये लिमिट्स है और ये स्टेप इंटरपोलेशन है, ठीक है। जोन से मॉडिफायर्स हम यूज़ करते हैं और हमारे काम के हैं, मैं इस क्लास में सिर्फ आपको वही सिखाऊंगा। बाकी ये आगे जब ज़रूरत पड़ेगी इनको यूज़ करने की तो उस टाइम हम देख लेंगे कि इनको कैसे यूज़ करना है, ये इतने यूज़ नहीं होते, ठीक है। अब देखते हैं अपने बिल्ट इन फंक्शन को। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देते हैं यहाँ से, और अपने ऑब्जेक्ट को हम लेके आते हैं वापस अपने डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे, राइट। तो अब हम देखते हैं कि हमारा बिल्ट इन फंक्शन कैसे वर्क करता है। मैं इसको रोटेट कर देता हूँ 360 एंगल पे Z एक्सिस में। फ्रेम 1 पे आके मैं यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। उसके बाद फ्रेम नंबर 48 पे जाके इसको मैं 360 एंगल में रोटेट करूँगा, ठीक है। तो हमारी एनिमेशन बन गई कुछ इस तरह की, राइट। ये ऑब्जेक्ट को 360 एंगल में रोटेट करेगा और इसको मैं कर देता हूँ जनाब T प्रेस करके लीनियर, इस तरह। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो हाफ रोटेट हो, ठीक है। तो ये 48 फ्रेम पे राइट साइड पे रोटेट हो एंटी क्लॉकवाइज, और फिर ये क्लॉकवाइज रोटेट हो, ठीक है। इसके लिए मैं चाहूँ तो एक और फ्रेम सेंटर में ऐड करके एनिमेशन क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन बात फिर वही है कि अगर मेरे पास एक बड़ी रेंज की एनिमेशन है 1000 या 2000 फ्रेम्स की, तो मुझे इसको बार बार रिपीट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इस काम को करने के लिए भी हम यहाँ पे एक मॉडिफायर यूज़ करते हैं। यहाँ पे आके हम Z एक्सिस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आके बिल्ट इन फंक्शन पे क्लिक कर देंगे, राइट। तो अब हम जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे प्ले पे, तो आपको इस तरह की कुछ एनिमेशन देखने को मिल रही, राइट। अब आपको लग रहा होगा, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत है, तो आपको लग रहा होगा ये 360 एंगल में ही रोटेट हो रहा है, लेकिन ये 360 एंगल में रोटेट नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ से आके इसका एम्पलीट्यूड कम कर दूँ लाइक 0.2, तो अब आप देखें कि क्या हो रहा है, या 0.5 कर देते हैं और इसका फेस भी 0.5 कर देते हैं। तो अब आप देखें कि ये सीसा टाइप की एक एनिमेशन है, राइट। तो इस तरह की एनिमेशन क्रिएट करने के लिए आप इस तरह का मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मज़ीद आप यहाँ पे ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि इनसे आपके ग्राफ में क्या वेरिएशन क्रिएट हो रही है। सेम इसी तरह इसके नीचे ऑफसेट वगैरह है और रिस्ट्रिक्ट फ्रेम रेंज है, उसको आप खुद एक्सप्लोर करके ट्राई कर सकते हैं। वो इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, पहले मैंने आपको बता दी है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट मॉडिफायर की तरफ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये ऑब्जेक्ट है ये एक्स एक्सिस में मूव हो, लेकिन ये इस तरह की मूवमेंट क्रिएट करे जैसे कि इसके अंदर ग्राउंड के साथ टच होने पर एक फ्रिक्शन पैदा हो रही है, राइट। तो उसको भी हम मॉडिफायर को यूज़ करके बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें एक एक्स एक्सिस में इसके ऊपर एनिमेशन क्रिएट करना पड़ेगी। एक की फ्रेम ऐड करते हैं एक्स एक्सिस में लोकेशन के लिए, और फिर हम चले जाते हैं फ्रेम नंबर 48 पे, और यहाँ पे हम कर देते हैं -5 और एक की फ्रेम ऐड कर देते हैं। तो अब हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह की है, राइट। इसको थोड़ा सा और हम ऐसा करते हैं कि फास्ट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट में आएंगे और एक्स एक्सिस वाले फ्रेम को पकड़ के थोड़ा सा हम आगे ले जाते हैं, लाइक फ्रेम नंबर 72 पे 92 पे ले जाते हैं, चलें। तो ये इस तरह की एनिमेशन क्रिएट हो गई, राइट। मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट इस तरह से बिहेव करे जैसे कि इसके अंदर एक फ्रिक्शन क्रिएट हो रही है। तो मैं यहाँ एक्स एक्सिस पे आके इसको सेलेक्ट करूँगा, ग्राफ एडिटर में आके समरी में आके एक्स एक्सिस को सेलेक्ट करूँगा, ऐड मॉडिफायर पे आऊँगा और यहाँ पे मैं स्टेप्ड इंटरपोलेशन पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। ये इस तरह की एनिमेशन क्रिएट करता है जैसे कि सीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है, सीढ़ियों में स्टेप्स होते हैं, उस तरह की एनिमेशन ये क्रिएट करता है। तो अब अगर मैं एनिमेशन क्रिएट करूं तो ये इस तरह की लग रही है,
ऐसा करते हैं कि इसको मज़ीद बेहतर समझने के लिए अपने Z एक्सिस वाली जो है एनिमेशन उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अपने Z एक्सिस वाली एनिमेशन को हम यहाँ से कर देंगे ख़त्म। X प्रेस करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास अब X एक्सिस की ही एनिमेशन यहाँ पे मौजूद है। तो अब हम आएंगे अपने X एक्सिस पे और अब इसकी एनिमेशन को प्ले करके चेक करेंगे। अब आप इसको गौर से देखें तो इसमें एक आपको मिलेगी फ्रिक्शन, राइट। एनिमेशन हम एंड रेंजेस की कर देते हैं 92 फ्रेम पर ही। आप चाहें तो इसकी सेटिंग्स को मज़ीद चेंज करके इसमें वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मैं अगर इसको कम कर दूं तो इसमें फ्रिक्शन कम हो जाएगी, अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो इसमें फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, राइट। उम्मीद है आपको समझ आई होगी इन मॉडिफायर्स की। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया अभी, वो है रिस्ट्रिक्शन में आके ये ब्लेंड इन और ब्लेंड आउट। तो ब्लेंड इन और ब्लेंड आउट क्या करता है, इस वाले को हम डिलीट कर देते हैं मॉडिफायर को। ठीक है, बिल्ट इन आ गया। इसका ग्राफ हम थोड़ा सा इस तरह से इंक्रीज कर देते हैं, एम्पलीट्यूड इसका। ताकि आपको समझ आ सके, राइट। की रेंज में कम कर रहा हूँ, थोड़ी सी कर लेते हैं 50। तो अब आप देखें कि ये जो हमारी एनिमेशन है, राइट, इस तरह की एनिमेशन क्रिएट हो गई है। तो इसमें रिस्ट्रिक्ट पे आके अगर आप इसको करते हैं फ्रेम 1 से लेके फ्रेम नंबर 50 तक, इसमें जो ब्लेंड इन और ब्लेंड आउट है ये उस तरह का फंक्शन है जैसे आपने वीडियो एडिटिंग या स्लाइड शो वगैरह में, इमेज स्लाइड शो में एक इफेक्ट अप्लाई किया होगा फेड इन और फेड आउट का, राइट। ये वही काम करता है। अगर आप इस पे फेड इन अप्लाई करेंगे तो ये स्टार्टिंग की जो एनिमेशन है या आपका ग्राफ है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब देखें मैं इसको बढ़ाता हूँ तो आप देखें कि क्या हो रहा है। ग्राफ पे अगर आप गौर करें तो ये उसको थोड़ा सा स्मूथली बढ़ाता जा रहा है, ग्रेजुअली उसको इंक्रीज कर रहा है, राइट। इसी तरह अगर मैं यहाँ आउट वाले पे अप्लाई करूँगा इसको तो आप देखेंगे आउट वाला भी इसके ऊपर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, राइट। तो ये उसी तरह का इफेक्ट ऐड करेगा जैसा कि हम वीडियो एडिटिंग या इमेज स्लाइड शो में फेड इन और फेड आउट का इफेक्ट लगाते हैं। यानी कि आपकी एनिमेशन स्लोली स्टार्ट होगी और स्लोली एंड होगी ईज इन और ईज आउट टाइप की या फेड इन फेड आउट टाइप की। तो ये थी आज की मॉडिफायर्स की छोटी सी क्लास। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या अपना सवाल फेसबुक ग्रुप में लिख के पोस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस कोर्स को फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।